हेलो एवरीवन, कैसे हो आप। तो बहुत शानदार तरीके से हम लोगों ने पिछले 5 दिन में काम किया है और काफ़ी कुछ हमने कवर कर लिया है। बायोकेमिस्ट्री में प्रोटीन केमिस्ट्री को एक दिन में समराइज़ कर पाना मेरे लिए आसान नहीं था और वो लेक्चर आपको भी थोड़ा सा भारी लगेगा, तो इट्स टोटली फाइन, क्योंकि अब जिस स्थिति में हम हैं हमको बहुत काम करने की और बहुत जल्दी रिवाइज करने की ज़रूरत है। आज का जो लेक्चर है हमारा, यू ऑलरेडी नो कि एक समर सीरीज हमारी चल रही है और ये 6th लेक्चर है डे 60 का। तो डे 6 ऑफ 60th डे है ना, जो 60 डेज के हमारा प्रोग्राम चल रहा है उसमें। और आज बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ, जिसको हम लोग बोलते हैं एंजाइमोलॉजी। एंजाइमोलॉजी यूजुअली बहुत ही ब्रॉड, बहुत ही कॉन्सेप्चुअल और बहुत ही डेप्थ वाला टॉपिक है। मतलब इसके अंदर विड्थ भी बहुत ज़्यादा है, मतलब बहुत सारी चीज़ें आपको पढ़ना पड़ती है और आपको क्या होता है, डेप्थ में भी उनको पढ़ना पड़ता है। डेप्थ से मतलब क्या है, डीप में भी जाना पड़ता है। अब क्योंकि हमारे पास में एक ही लेक्चर है इसको डिफाइन करने के लिए, तो हम बहुत डेप्थ तो नहीं ले पाएंगे। मतलब मैं इतनी चीज़ें तुमको बता दूंगा कि तुम क्वेश्चन जब रीड करो सेक्शन सी या सेक्शन बी का, तो तुम उस पर लॉजिकली सोच सको, कंजक्चर बना सको कि हाँ ये स्थिति इसमें बन रही होगी। ठीक है, ओके, सो लेट्स मूव ऑन। दिस इज अवर डे 6। आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दिस लेक्चर, क्योंकि ये मेरा फेवरेट टॉपिक में से एक है। अब तुम बोलोगे सारे आपके फेवरेट टॉपिक है क्या? सच बताओ तो हाँ, मतलब आई रियली लव बायोलॉजी और सारे ही टॉपिक एक दूसरे से रिलेटेड है, तो मज़ा ही आता है उसको काम करके। तो समर सीरीज चल रही है और ये बायोकेमिस्ट्री का सेकेंड लेक्चर है। जैसा कि मैंने तुमको बताया, दिस इज गोइंग टू बी यूजफुल फॉर नेट जेजीडब्ल्यू बिल्स। जेजीडब्ल्यू बिल्स, अभी मुझे पता चल रहा है कि बहुत से लोगों को ये नहीं पता कि जेजीडब्ल्यू बिल्स एग्जाम क्या है। तो भैया, इट इज जॉइंट ग्रेजुएशन एग्जाम, एंट्रेंस एग्जाम फॉर बायोलॉजिकल इंटरडिसिप्लिनरी एंड लाइफ साइंस। तो बेसिकली ये आपका TIFR कंडक्ट कराता है, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च। मतलब मेरा एक ऑफलाइन में स्टूडेंट है, वो बता रहा था कि सर है ना, मैंने आपका वीडियो बताया था उनको कि तुम इससे देख सकते हो रिवीजन करने के लिए। तो वो उसको बोलते हैं कि हम लोग अभी TIFR की तैयारी कर रहे हैं, हम अभी नहीं देख सकते इसको। तो आई वो शॉक्ड, मतलब ठीक है कोई बात नहीं। तो TIFR जो बायोलॉजी के लिए एंट्रेंस करवाता है उसका नाम है जेजीडब्ल्यू वेल्स, ठीक है। और IIT जाम ऑब्वियसली आपको पता ही होगा इसका। नाउ लेट्स मूव ऑन। तो जब हम एंजाइम्स की बात करते हैं तो पहले तो देख लो भैया आज के टॉपिक्स क्या डिस्कस करने वाले हैं हम लोग। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस एंजाइम्स। अब एंजाइम्स का इंट्रोडक्शन, बेसिक इंट्रोडक्शन और उनका मैकेनिज्म के बेसिक्स के बारे में बात करेंगे। विल ऑल्सो बी टॉकिंग अबाउट द काइनेटिक्स ऑफ द एंजाइमोलॉजी, कैसे काम करती है वो, केमिकल काइनेटिक्स कैसे इसके अंदर रिलेवेंट होती है। और लास्टली वी आर गोइंग टू सी सम काइंड ऑफ इनिबिशन, कि इनिबिट कैसे किया जाता है एंजाइम को एंड व्हाई वी नीड टू इनिबिट इट। सवाल ये उठता है क्यों करना है। ओके, तो पहले जैसा कि हम इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं, तो विल स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन। तो देखो, जब भी हम किसी बायोलॉजिकल सिस्टम की बात करते हैं या कोई भी सिस्टम की बात कर लो आप, वहाँ पे बहुत सारी रिएक्शन चल रही है। टेक एग्जांपल ऑफ अ सिटी, एक शहर है तो वहाँ कितनी सारी अलग अलग तरह की एक्टिविटीज़ चल रही हैं और हर एक्टिविटी की अपनी एक स्पीड है। और उस स्पीड के साथ में वो एक्टिविटी क्या हो रही है, चल रही है, धीरे धीरे वो बढ़ती 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 एक समय आने के बाद वो एक्टिविटी कंप्लीट हो जाती है। अब हमारा जो सेल है वो एक तरह का सिटी है, उसके अंदर बहुत सारी अलग अलग रिएक्शंस चल रही है, जिसको मैंने अभी एक्टिविटी बोला था। तो अलग अलग बहुत सारी रिएक्शंस उसके अंदर कैरी फॉरवर्ड हो रही है। हर एक रिएक्शन की अपनी रेट है, जिसको मैंने अभी स्पीड बोला था, रेट है। उस रेट से वो कॉन्स्टेंटली चलती जा रही है। कॉन्स्टेंटली चलने का मतलब ज़्यादा बेटर वर्ड होगा कॉन्टिन्यूस, चलती जा रही है जहाँ तक उसको पहुँचना है और एक टाइम के बाद खत्म हो जाएगी। सही बात है। एंजाइम्स बेसिकली वो कैटलिस्ट है। कैटलिस्ट मतलब उनको कहा जाता है जो रेट को इंक्रीज करे। तो एंजाइम्स बेसिकली वो मॉलिक्यूल है, वो चीज़ है जो उन एक्टिविटीज़ को, उन प्रोसेसेस को, उन रिएक्शंस को फास्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। सवाल उठता है फास्ट क्यों करना है। फास्ट क्यों करना है का सीधा सीधा कारण यह है कि तुम ये कोर्स क्यों देख रहे हो। यही आंसर है। आई एम जस्ट वर्किंग एज एन एंजाइम फॉर योर प्रेपरेशन ऑफ दीज एग्जाम्स। जो अभी अपन ने बात की है, जो बायोलॉजिकल एंट्रेंसेस आप देना चाह रहे हो, उसके अंदर मैं आपके लिए बस एक कैटलिस्ट की तरह काम कर रहा हूँ, एक एंजाइम की तरह ही काम कर रहा हूँ, क्योंकि मैं आपका काम क्या कर दे रहा हूँ, तेज कर दे रहा हूँ। ध्यान रखना, कम नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ तेज कर दे रहा हूँ। आसान या टफ ये तो आपको देखना पड़ेगा आपकी प्रिपरेशन लेवल पे, ठीक है। तो एंजाइम बेसिकली एक सिंगल लाइन में डेफिनेशन दे तो दीज आर दी बायो कैटलिस्ट। बायो क्योंकि ये लिविंग नेचर में होते हैं, इनका जो नेचर होता है वो लिविंग होता है, प्रोटीन के बने होते हैं यूजुअली। तो आपके बायो कैटलिस्ट कहलाते हैं, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीजिंग द रेट ऑफ रिएक्शन without changing the equilibrium of the reaction and remain intact without participating or making any kind of you can say contribution to the reaction। अब यहाँ पे contribution to the reaction बहुत इंटरेस्टिंग वर्ड है। देखो, अभी यहाँ पे जब मैं बात कर रहा हूँ अपनी, तो मैं एक कैटलिस्ट की तरह अगर तुम्हारे लिए काम कर रहा हूँ, तो तुम्हारी प्रेपरेशन को मैं एक तरह से कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा हूँ।
कहने का मतलब मेरा ये है कि तुम अगर 6 घंटे पढ़ रहे हो, उसमें से मैंने थोड़ी बहुत मदद कर दी तुम्हारी, तो ये हो गई मदद। अब मैं वापस बाहर आ गया अपनी जगह पे, तो जैसे ये वीडियो खत्म होगा मैं अपनी जगह पे वापस आ जाऊंगा और तुम अपनी जगह पे वापस चले जाओगे। एंजाइम्स भी ऐसे ही होते हैं। फॉर एग्जांपल ये एक रिएक्शन चल रही है, एंजाइम आएगा, इस रिएक्शन को बूस्ट अप करेगा और वापस वैसा का वैसा निकल जाएगा। अगर तुमने ध्यान दिया हो मेरे हाथ के ऊपर, तो मैंने इस हाथ के अंदर कोई भी बदलाव नहीं किया, ये ऐसा आया, बूस्ट किया रिएक्शन को, तेजी से कंप्लीट करवाया, बाहर निकल गया। तो दे डू नॉट बेसिकली पार्टिसिपेट इन द एक्टिविटी, सिर्फ उसको स्पीड को तेज करते हैं, बाहर निकल जाते हैं। तो रिमेन इंटैक्ट, वर्ड क्या याद रखना है, दे रिमेन इंटैक्ट आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द रिएक्शन। जितनी भी प्रॉपर्टीज मैंने अभी बताई है उसी को मैंने यहाँ पे समराइज किया है। लेट्स डू इट, फटाफट से इसको कवर करते हैं। दीज आर बायो कैटलिस्ट, जैसे हमने बात की कि हाँ भैया बायो कैटलिस्ट है ना। सॉरी फॉर दिस, लेट्स मूव ऑन। सो ये बायो कैटलिस्ट है, पहली बात। दूसरी बात, ज्यादातर ये प्रोटीनेशियस होते हैं नेचर में, इनका जो बायोकेमिकल नेचर होता है वो प्रोटीन होता है, बट कई बार ये दूसरे भी हो सकते हैं। कौन कौन से दूसरे हो सकते हैं, जैसे राइबोजाइम। राइबोजाइम, इसमें कोई आरएनए के अंदर कोई कैटालिटिक एक्टिविटी आ जाए तो उसको आप कह सकते हो राइबोजाइम। एग्जांपल, पेप्टाइडल ट्रांसफेरेज एक्टिविटी में हमारा जो आरएनए है वो काम करता है ना। एब्जाइम, अगर कोई एंटीबॉडी है उसके अंदर कोई कैटालिटिक एक्टिविटी आ जाए तो उसको हम एब्जाइम कहते हैं। तो ज्यादातर तो प्रोटीन होंगे। तो ऐसे ध्यान रखना कि ज्यादातर, अब है ना एक स्टेटमेंट है यहाँ पे कि ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन बट नॉट ऑल प्रोटीन्स आर एंजाइम। पहले ये स्टेटमेंट बहुत चला करता था कि जितने भी एंजाइम है दुनिया में वो सब प्रोटीन है, बट सारे प्रोटीन एंजाइम नहीं है। हमने कल वाले में बात की थी कि प्रोटीन्स आर नॉट एक्चुअली ओनली एंजाइम्स, अलग अलग बात की है। कोलेजन कहाँ से एंजाइम है, कोलेजन एक स्ट्रक्चरल प्रोटीन है। तो कहने का मतलब वो वाली बात भी अब गलत है, नॉट एवरी एंजाइम इज अ प्रोटीन। अरे बात समझ में, देयर आर डिफरेंट एंजाइम्स जो आपके प्रोटीन है ही नहीं, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। फिर आ जाओ भैया एंजाइम की एक बेसिक मैकेनिज्म पे। देखो एंजाइम बेसिकली करता क्या है, ये एक्टिवेशन एनर्जी को कम करता है ना। लोअर्स एक्टिवेशन एनर्जी, सॉरी ऑफ यानी आना चाहिए था, इट लोअर्स एक्टिवेशन एनर्जी किसकी, ट्रांजिशन स्टेट की। ट्रांजिशन स्टेट की एक्टिवेशन एनर्जी को ये कम करता है। सवाल उठता है कि ये क्या होता है ट्रांजिशन स्टेट। तो ट्रांजिशन स्टेट बेसिकली वो स्टेट है आपकी एनर्जी की जिसमें क्या होता है, आपका सबस्ट्रेट जो है वो प्रोडक्ट में बदलता है, ठीक है, इट इज एनर्जी स्टेट। तो यहाँ पे इसको थोड़ी इस तरीके से समझते हैं, हम इस पर डिटेल में बात करेंगे। तो ये वर्ड याद रखना अभी, एक्टिवेशन एनर्जी एंड ट्रांजिशन स्टेट, दो इंपॉर्टेंट वर्ड। एक और ध्यान रखना कि जब ये इसको बदलता है, इस वजह से ये रेट ऑफ रिएक्शन को बहुत बढ़ा देता है। रेट ऑफ रिएक्शन को क्या कर देता है, ये बहुत ज्यादा बढ़ा देता है, इट इंक्रीजेज द रेट ऑफ रिएक्शन। इसके आगे अगला पॉइंट, रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा दिया, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। तो अब तुमको हमेशा ध्यान रखना है, ये वर्किंग हो गई पूरी एंजाइम की। हाउ एंजाइम वर्क, सो दे वर्क by decreasing the activation energy of transition state and hence increase the rate of reaction। फिर जैसे ही आपका रिएक्शन कंप्लीट होता है उसके बाद ये वापस अपने इंटैक्ट फॉर्म में बाहर आ जाता है, इट रिमेन आफ्टर कंप्लीटिंग द रिएक्शन। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना है। नाउ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और होता है, एंजाइम को ज्यादातर केसेस में, ज्यादातर क्या मतलब तुम इसे समझ लो, सभी एंजाइम को अपने फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए कुछ दूसरी चीजों की भी जरूरत पड़ती है। तो बेसिकली एंजाइम जो है ना, अब ये लिखा नहीं मैंने यहाँ पे, बट ऐसे समझ लो कि होलो एंजाइम और एपो एंजाइम दो वर्ड होते हैं। होलो एंजाइम उस फंक्शनल कंप्लीट एंजाइम को कहा जाता है, और इसके बाद में जो दूसरी चीजें इसको जरूरत पड़ रही है वो इसके पास में नहीं है, तो इसका नाम हो जाता है एपो एंजाइम। तो एपो एंजाइम को या तो को एंजाइम की, को फैक्टर की, या फिर प्रोस्थेटिक ग्रुप की जरूरत पड़ती है। को एंजाइम यूजुअली क्या होते हैं आपके, को एंजाइम्स यूजुअली आपके ये होते हैं विटामिन डेरिवेटिव्स को कहा जाता है। को फैक्टर्स आपके मेटल आयंस के लिए कहा जाता है, और प्रोस्थेटिक ग्रुप्स जो होते हैं एटीपी, सैम वगैरह, इनके लिए एनएडी वगैरह के लिए कहा जाता है, ठीक है। ओके, लेट्स मूव ऑन। नाउ बेसिक मैकेनिज्म पे बात कर लेते हैं। देखो यहाँ पे मैंने बहुत सारी चीजें नहीं बताई है तुमको, जैसे कि आपका एंजाइम का क्लासिफिकेशन मैंने नहीं बताया, जिसके अंदर हम 7 क्लासेस ऑफ डिफरेंट एंजाइम क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं। पहले 6 क्लासेस थी, इस बार जो 22 का लेनिंजर का एडिशन आया है उसमें 7वीं क्लास ट्रांसलोकेस भी जोड़ दी गई है। तो ऑब्वियसली टाइम की कंस्ट्रेंट की वजह से, मतलब तुम ये मान के चलो कि इतना कुछ है बताने के लिए, इतना कुछ है डिस्कस करने के लिए, तुमसे बात करने के लिए, लेकिन समय की कमी की वजह से मैं बहुत डिटेल में नहीं जा सकता हूँ, ठीक है। लेट्स कम बैक टू द टॉपिक। बेसिक मैकेनिज्म की अगर बात करें अपन एंजाइम कैटालिसिस की, तो पहले एक डायग्राम को समझो। ये अपने पास एंजाइम है और ये इसकी एक्टिव साइट है। अब सवाल उठता है एक्टिव साइट क्या होता है। एक्टिव साइट बेसिकली एक 3D पॉकेट होती है, 3D पॉकेट। और ये जो 3D पॉकेट होती है ये आपके प्रोटीन पार्ट ऑफ एंजाइम में होती है, जहां आके आपका सबस्ट्रेट बाइंड करता है, ठीक है।
तो इट इज़ अ 3D पॉकेट, 3D मतलब 3 डायमेंशनल पॉकेट होती है जिसके अंदर आपका सबस्ट्रेट आके बाइंड करता है, ठीक है। और प्रोटीन पार्ट में होती है, प्रोटीन पार्ट मतलब एपो एंजाइम वाला पार्ट हो गया। सबस्ट्रेट ये आया, एक्टिव साइट पे आके जोड़ा, इससे बनता है एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। तो पहले एंजाइम फ्री है, सबस्ट्रेट फ्री है, फिर ये दोनों आए, कॉम्प्लेक्स बनाया। कॉम्प्लेक्स बनाने के बाद इनकी रिएक्शन हुई, रिएक्शन करने के बाद जो एंजाइम था उसने सबस्ट्रेट में बदलाव किया और उसको काय में कन्वर्ट कर दिया, प्रोडक्ट में। अब इसका डायग्राम और इसका डायग्राम ध्यान से देखो, सबस्ट्रेट के डायग्राम और प्रोडक्ट के डायग्राम में एक बदलाव है। अब पहले ये बिल्कुल ऐसा इसके साथ फिट होने जैसा दिख रहा था, बट इसकी अब क्या है, इसकी अरेंजमेंट बदल गई है। ये अरेंजमेंट बदलने का मतलब है अब ये ऐसे फ्री हो जाएगा, प्रोडक्ट फ्री हो जाएगा। तो बेसिकली कॉन्फर्मेशनल चेंजेस होते हैं सबस्ट्रेट के अंदर, कॉन्फर्मेशनल चेंजेस होते हैं जिसकी वजह से वो प्रोडक्ट में जब बदलता है तो वो क्या होता है, एंजाइम से अलग हो जाता है। आ रही बात समझ में? हमेशा ध्यान रखना है जब भी आप इन दोनों को जोड़ो, एंजाइम और सबस्ट्रेट को, कभी भी कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बनाना है, यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड कभी नहीं बनाना है। अगर ये कोवेलेंट बॉन्ड बना लेगा तो इसके लिए अलग कहानी चली जाएगी, उसके लिए कभी और बात करूंगा। सुसाइडल सबस्ट्रेट और ये सारी अलग अलग कहानी होती है उसके अंदर, ट्रोजन हॉर्सेस वगैरह, वो इरिवर्सिबल इनहिबिटर में आता है, हम कभी और चर्चा करेंगे उसके ऊपर। तो कोवेलेंट बॉन्ड कभी भी नहीं बनाना है। तो बेसिक मैकेनिज्म को अगर हम समराइज करें इसको, तो एंजाइम और सबस्ट्रेट फ्री है, दोनों कंबाइन होकर एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाया। एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स जो है फिर आपके आकर एंजाइम और प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया। यहाँ पे मेरे एरोस पे ध्यान देना, यहाँ पे मैंने फास्ट लिखा है क्योंकि ये रिएक्शन फास्ट है, बहुत जल्दी एंजाइम और सबस्ट्रेट जो होंगे वो चिपक जाएंगे एक दूसरे से कॉम्प्लीमेंटरिटी में, और फिर एंजाइम सबस्ट्रेट का जो प्रोडक्ट में फॉर्मेशन है ये वाली रिएक्शन स्लो होगी, ये वाली रिएक्शन फास्ट है। दोनों ध्यान रखना, इधर जाना और इधर आना, मतलब डिसोसिएशन ऑफ एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स स्लो नहीं है। ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन है बच्चों में, डिसोसिएशन ऑफ एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स स्लो नहीं है, फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट वाया डिसोसिएशन ऑफ एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स इज द स्लो रिएक्शन, ठीक है। अरे बात समझ में? तो यहाँ पे ये जब रिएक्शन जाएगी ना, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स एंजाइम प्लस प्रोडक्ट में बदल जाए तो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन है क्या है, स्लो रिएक्शन है। और तुम जानते हो कि स्लो रिएक्शन जो होती है वो हमेशा क्या होती है काइनेटिक्स में, रेट लिमिटिंग या रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो ये लिमिटिंग स्टेप होगी हमारी, कौन सी वाली, दिस वन। ये बेसिक इंपॉर्टेंट याद रखना, अभी काइनेटिक्स में काम आएगा। अब बात कर लेते हैं कि एनर्जी ट्रांजिशन क्या हो रहा है इसके अंदर। मैं तुमको 2 वर्ड कहे थे पीछे, एक्टिवेशन एनर्जी और ट्रांजिशन स्टेट, उन दोनों वर्ड्स को थोड़ा सा समझ लेते हैं। पहली चीज तो समझो कि एक वर्ड है एक्टिवेशन एनर्जी, तो वो कुछ एनर्जी के बारे में बात कर रहा होगा, और एक है ट्रांजिशन स्टेट, तो स्टेट कंडीशन स्थिति के बारे में बात कर रहा होगा। देखो हम यहां पे खड़े हैं अभी, ये है सबस्ट्रेट का एनर्जी पॉइंट, ये दिख रहा होगा जी, जी मतलब क्या है, गिब्स फ्री एनर्जी। तो ये फ्री एनर्जी का बार है अपने पास में, और ये फ्री एनर्जी के बारे में सबस्ट्रेट की एनर्जी यहाँ पे है। जैसे अब मान लो सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में बदलना है, हमेशा ध्यान रखना जितनी भी एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन होती है वो सब फेवरेबल रिएक्शन होती है, मतलब वो खुद से भी बिना एंजाइम की प्रेजेंस के भी चल सकती है। हमेशा ध्यान रखना है बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात, बिना एंजाइम की प्रेजेंस के भी आपका सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में बदल सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बट होगा क्या कि जो एंजाइम की प्रेजेंस में सेकेंड्स में रिएक्शन हो जाएगी, वो रिएक्शन आपकी हो सकता है कि घंटों या दिनों या महीनों तक चल जाए और प्रोडक्ट मिले आपको। तो अगेन वही बात होगी ना, क्या कैटालिसिस फास्ट करना है, अरे बात समझ में। तो ये फेवरेबल रिएक्शन है हमारी। तो देखो यहाँ पे अब डेल्टा जी नेगेटिव का क्या मतलब है कि सबस्ट्रेट के पास ज्यादा एनर्जी है और प्रोडक्ट के पास कम एनर्जी है, तो बची हुई एनर्जी लिबरेट हो जाएगी, मतलब इसमें इस पूरे सिस्टम से थोड़ी एनर्जी बाहर निकल गई, तो बाहर निकल गई तो यहाँ पे एनर्जी कम हो गई सिस्टम के अंदर। सिस्टम के अंदर जब एनर्जी कम हुई तो हमारा डेल्टा जी क्या आया, नेगेटिव आया ना, थोड़ी एनर्जी कम हो गई। अब देखो यहाँ पे ये सबस्ट्रेट का एनर्जी पॉइंट है, सबस्ट्रेट के एनर्जी पॉइंट से अब देखो क्योंकि ये फेवरेबल रिएक्शन है तो सारे सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में बदल सकते हैं खुद से। लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि हर चीज अपने आप ही बदलना शुरू कर दे, अब कॉमन सेंस लगाना तुम ये बात पे, मान लो तुमने रोटी बनाई है ना, अब रोटी बना रहे हो तो आटा गूंथ रहे हो, तो आटा गूंथते गूंथते आटा खुद से गूंथ जाए, पानी में मिक्स कर दो खुद से गूंथ जाए, तो अच्छी बात है। बट तुम इसको समझो कि रोटी तुमने तवे पे रखी, उससे पहले ही वो पक के खत्म हो गई, जल गई, पूरी काली हो गई, खुद से काली हो गई, कहने का मतलब पूरी जल गई। तो ये क्या हुआ, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हो गई। यहाँ पे ये जो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, तो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को केमिकली तो वो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, लेकिन हम उसको स्पॉन्टेनियस रख नहीं सकते हैं, क्योंकि अगर स्पॉन्टेनियस हो गया सब कुछ अपने आसपास तो फिर लाइफ पॉसिबल ही नहीं है। कंट्रोल बहुत जरूरी है ना। तो यहाँ पे कंट्रोल कौन करता है, यहाँ पे कंट्रोल करता है एनर्जी बैरियर। अब देखो सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट की तरफ जब जाओगे तो आप एनर्जी तो रिलीज करोगे, स्पॉन्टेनियस तो होगा, लेकिन आपको पहले आपकी एनर्जी को इतना ऊपर ले जाना पड़ेगा, ट्रांजिशन स्टेट तक ले जाना पड़ेगा,
और उसके बाद आप प्रोडक्ट में बदल सकते हो। अरे बात समझ में, इसको बोलते हैं, ये जो पूरा जैसा पहाड़ जैसा दिख रहा है ना, इस पहाड़ को बोलते हैं एनर्जी बैरियर। हर एक मॉलिक्यूल का एनर्जी बैरियर होता है। उस एनर्जी बैरियर तक जब आपने उसको एनर्जी दे दी, फिर वो अपना दूसरे फॉर्म में जा सकता है। वो जो स्थिति है ऊपर वाली, ये जो टॉप पॉइंट तुमको यहाँ पे दिख रहा है, इसको कहा जाता है ट्रांजिशन स्टेट। अरे बात समझ में, जहां पे सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में ट्रांजिशन करे, ट्रांजिशन मतलब बदलाव, बदले। तो यहां तक पहुंचने के लिए आपको जो एनर्जी लग रही है, ये यहां पे देखो ना, ये एनर्जी का बाहर, तो यहां से लेके यहां तक की ये जो एनर्जी लग रही है, इस एनर्जी को कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। अरे बात समझ में, दोनों वर्ड क्लियर हो गए। एक्टिवेशन एनर्जी इज द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर एनी मॉलिक्यूल टू रीच इट्स ट्रांजिशन स्टेट, and transition state is the state where the molecule will converts into its different form, which is actually the product, in this case substrate। ठीक है, अगर ये चीज क्लियर है तो मैं आगे बढ़ूं। अब इसी फॉर्मेट में अपन थोड़ी सी और चीजें समझने की कोशिश करते हैं। अगर तुम यहाँ पे ध्यान से देख रहे हो तो मैंने दो स्थिति लिखी है। मैंने एक ग्राफ और बनाया है येलो वाला, उसमें मैंने बदलाव कुछ नहीं करा है, वहीं पे प्रोडक्ट है अपना, वहीं पे सबस्ट्रेट है अपना, बट यहाँ पे मैंने एक चीज लिख दी ई ने क्या किया, जो एक्टिवेशन एनर्जी पहले यहां तक चाहिए थी, अब वो एक्टिवेशन एनर्जी यहां तक चाहिए, तो ये क्या हुआ, लोवरिंग ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी नहीं हुआ। तो अब आपको पहले इतना बड़ा पहाड़ चढ़ना था एनर्जी बैरियर का, लेकिन अब आपको इतना बड़ा पहाड़ ही चलना है एनर्जी बैरियर का। तो ये जो इतना बड़ा पहाड़ है, ये जल्दी चढ़ जाओगे आप। तो ये जो लोवरिंग ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी हुआ, ये किसने कराया, एंजाइम ने कराया। अरे एंड दैट इज हाउ बाय लोवरिंग द एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी फॉर द ट्रांजिशन स्टेट, द एंजाइम कैटलाइज द रिएक्शन, and that's how you get the product faster in which you will going to get after a long period of time। और इसीलिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा है कि E क्या करता है, स्पीड को इंक्रीज कर देता है by lowering the activation energy of the transition state। ये क्लियर है? इस पे एक बार पॉज कर लेना, इसको देखना एक बार, मैंने इसलिए मैं बोर्ड से हट गया हूँ। आगे बढ़ते हैं अपन, ठीक है, राइट, लेट्स मूव ऑन। नाउ हियर वी हैव एंजाइम काइनेटिक्स, द नेक्स्ट टॉपिक। तो अभी हमने बेसिक्स ऑफ एंजाइम और हाउ इट वर्क समझ लिया, एंजाइम काइनेटिक्स पे बात कर लेते हैं। यूजुअली हम एंजाइम की बात कब करते हैं, जब हमारा सबस्ट्रेट टू प्रोडक्ट कन्वर्जन होता है। सबस्ट्रेट टू प्रोडक्ट कन्वर्जन चल रहा है। अब देखो, अगर आपको किसी भी इसकी रिएक्शन की रेट निकालनी है, वेलोसिटी निकालनी है, तो आप क्या बोलोगे, जैसे मान लो तुम्हारे घर पे कोई मेड आती है, बाई आती है खाना बनाने के लिए, वो आधे घंटे के लिए आती है और वो पूरा खाना बना के चली जाती है ना। यूजुअली रोटियां बनाते हो आप, और सब्जी आपकी मम्मी या जो भी है वो बना देती हैं, है ना। तो अगर वो आधे घंटे के लिए आ रही है और वो एक दिन आधे घंटे में 30 रोटी बना के जा रही है और एक दिन आधे घंटे में 45 रोटी बना के जा रही है, तो आप क्या कहोगे, कब उनकी स्पीड ज़्यादा थी, जिस दिन उन्होंने 45 रोटी बनाई। या फिर आप ये बोल सकते हो कि एक दिन, जिस दिन उन्होंने 30 रोटी बनाई, अब ये ध्यान से सुनना, जिस दिन उन्होंने 30 रोटी बनाई, उस दिन मान लो उन्होंने 1 किलो आटा यूज़ किया रोटी बनाने में, और जिस दिन उन्होंने 45 रोटी बनाई, उस दिन उन्होंने 1.5 किलो आटा यूज़ किया। तो मैं क्या ये बोल सकता हूँ, अब यहाँ पे तुम बोलोगे है आटा कौन गिनता है, बट एग्जाम्पल है, समझो इसको। तो मैं ये बोल सकता हूँ ना कि जितना आटा खत्म हुआ, अगर ज्यादा आटा खत्म हुआ तो इसका मतलब ज्यादा रोटियां बनी। तो या तो मैं क्या देख लूं कि रोटियां कितनी बन गई 30 मिनट में, या मैं ये देख लूं कि आटा कितना खत्म हो गया 30 मिनट में। दोनों बातें सही है और दोनों मेरे को रेट और वेलोसिटी बता रही है। समझ रहे हो ये बात? इसको लगाता है एंजाइम में। द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट per unit time is actually rate, and the dissociation, or I would say disappearance of substrate per unit time is also rate। देखो ये चीज मैंने यहाँ पे लिखी है, वेलोसिटी और रेट क्या है। अब क्योंकि प्रोडक्ट बन रहा है तो मैंने इसके लिए आगे लगाया प्लस साइन, दैट देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम, और यहाँ पे मैंने माइनस साइन लगाया क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, सबस्ट्रेट आपका यूज हो रहा है, सबस्ट्रेट यूटिलाइज हो रहा है, कंज्यूम हो रहा है। तो द अमाउंट ऑफ सबस्ट्रेट कंज्यूम्ड पर यूनिट टाइम, ये दोनों रेट है। अब बेसिक केमिकल काइनेटिक्स के लॉ से हम ये जानते हैं कि वेलोसिटी जो होती है आपकी, वो रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करती है। इस केस में हमारा रिएक्टेंट क्या है, सबस्ट्रेट है, और सबस्ट्रेट क्या है, माइनस में रहेगा क्योंकि वो यूटिलाइज होता जा रहा है लगातार। तो V इज इक्वल टू माइनस एस अपॉन डी टी। इसको जब पूरा सॉल्व करेंगे अपन तो यहाँ पे रेट कॉन्स्टेंट लगा देंगे, ये सारी चीजें मैंने यहाँ पे लिखी है। तो V इज इक्वल टू क्या हो गया, K डॉट एस। यहाँ पे S क्या है, सबस्ट्रेट और रिएक्टेंट, और ये K क्या है अपना, रेट कॉन्स्टेंट। अरे बात समझ में? इसके लिए एक बेसिक सा ग्राफ भी अपन बनाते हैं। ये वेलोसिटी है, ये A मतलब रिएक्टेंट कांस्टेंट है, और यहाँ पे सॉरी कांस्टेंट क्या बोल रहा हूँ, कॉन्सेंट्रेशन है, और जो स्लोप है यहाँ पे y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की जो इक्वेशन अपनी बनती है, तो जो स्लोप है m वो क्या है अपना, रेट कांस्टेंट। ठीक है,
ये चीज इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। तो ये एक बेसिक अरेंजमेंट है, इसको अभी दिमाग में रखना, इससे अपन आगे जाके रिलेट करेंगे। सिर्फ ये याद रखना है कि V इज इक्वल्स टू K इंटू एस। एस का मतलब क्या है, रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन, रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है इसको। चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ सी यहाँ पे एक रिएक्शन चल रही है, एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट। अब यहाँ पे मैंने कुछ नए नई चीजें लिख दी है, तो ज्यादा घबराना मत, पहले समझो इसको। एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स जो होगा फिर वो एंजाइम प्लस प्रोडक्ट में बदल जाएगा। हम ये बात जानते हैं कि ये स्लो स्टेप है। अब देखो यहाँ पे मैंने दोनों में रिवर्सिबल एरोस लगाए, बट ये वाला जो एरो है इसको हम लोग नेग्लिजिबल मानते हैं, क्योंकि जो एनर्जी डिफरेंस होता है प्रोडक्ट और सबस्ट्रेट का वो इतना ज्यादा होता है कि अगर आपने एक बार प्रोडक्ट पे पहुंचा दिया तो बहुत रेयर चांसेस है कि आप वापस सबस्ट्रेट पे आते हो। इसलिए हम वापस से कभी भी इस वाले एरो को, वैसे होना तो चाहिए ये K-2 लेके हम इसको सॉल्व भी करते हैं एडवांस लेवल पे, बट हमारे लेवल पे अपन नहीं भी करेंगे तो चलेगा। तो हम इस वाले एरो को नेग्लिजिबल मान लेते हैं अभी के लिए, ठीक है। और इसलिए हम इस एरो को कैसा बना देते हैं, यूनिडायरेक्शनल बना देते हैं। ये बाई डायरेक्शनल रहेगा, ध्यान रखना। नाउ सी, अब यहाँ पे रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स या एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स का कंसंट्रेशन कितना बढ़ेगा, तो एसोसिएशन बोल दो या फॉर्मेशन बोल दो। एसोसिएशन जब जितना कॉन्सेंट्रेशन एंजाइम का ज्यादा होगा, जितना कॉन्सेंट्रेशन सबस्ट्रेट का ज्यादा होगा, उतना ज्यादा ये एक दूसरे से एसोसिएट हो पाएंगे, और जितना ज्यादा एक दूसरे से एसोसिएट हो पाएंगे उतना ज्यादा आपका एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनेगा। इस वजह से हम बोल सकते हैं कि VA मतलब एसोसिएशन ऑफ एंजाइम सबस्ट्रेट इज इक्वल्स टू KA। KA कौन सा, रेट कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एंजाइम मल्टीप्लाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। ये क्या है अपने रिएक्टेंट है ना ये दोनों, तो रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन मल्टीप्लाइड बाय K1, और ये इस तरीके से आ गया। ऐसे डीकंपोजिशन के बारे में बात कर लो कि एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स का डीकंपोजिशन, तो VD इज इक्वल्स टू, अब देखो डिसोसिएशन में इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डिसोसिएशन इस वाली जगह पे भी हो रहा है, इस वाली जगह पे भी हो रहा है। तो जब हम इसको लिखेंगे, हमारा रिएक्टेंट क्या है, अब डिसोसिएशन हमको ES का करना है, तो ये हमारा डिसोसिएशन हो गया। तो ये हो जाएगा अपना V डिसोसिएशन इज इक्वल्स टू K-1 मल्टीप्लाइड बाय ES, ये वाला K-1 प्लस K2 मल्टीप्लाइड बाय ES, ये वाला K2। अरे बात समझ में, क्योंकि दोनों रिएक्शन क्या कर रही है, इसको डिसोसिएट कर रही है, कि इसको K2 और K- दोनों तरफ डिसोसिएट कर रही है। इस वजह से ये वाला है एसोसिएशन के लिए फॉर्मेशन, और ये वाला है अपना डिसोसिएशन के लिए। समझ में आ रही है बात, इसमें कोई डाउट तो नहीं है। नाउ हमारी जो ब्रिज और हेल्डन है, अब ये याद रखने की जरूरत नहीं है, ब्रिजेस और हेल्डन, इन्होंने एक स्टेडी स्टेट असम्पशन दिया था जो माइकलिस मेंटेन इक्वेशन को भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करता है। वो ये बोलते हैं कि एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स जो है, अच्छा अब ध्यान रखना है असम्पशन है, रियलिटी में नहीं होता है। ज्यादातर एंजाइमोलॉजी है ना असम्पशन पे ही चलती है, पूरी की पूरी काइनेटिक्स असम्पशन पे ही है, कुछ भी उसमें रियलिटी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे एंजाइम सबस्ट्रेट फॉर्मेशन इज इक्वल्स टू एंजाइम सबस्ट्रेट डिकम्पोजिशन है, ठीक है। इसमें जब आप इसको पूरा कंप्लीट करोगे, कैसे कंप्लीट करोगे, ये एसोसिएशन K1 ES इज इक्वल्स टू फिर VD, ये पूरा का पूरा इस पूरे रिलेशन को लोगे। अभी मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, इससे आपको निकल के आएगी एक इक्वेशन जिसको हम लोग बोलते हैं माइकलिस मेंटेन। इट्स नॉट माइकलिस, इट्स मिकैलिस मेंटेन इक्वेशन, ठीक है। ये होती है V0 इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल्स टू VM S अपॉन Km प्लस S, ठीक है। तो इसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। एक्चुअली बाहर से आवाज आ रही है तो मैंने नॉइस कैंसिलेशन चालू कर दिया माइक का, ठीक है। चलो अब थोड़ा समझ लेते हैं अपन मिकलिस मेंटेन इक्वेशन के बारे में। देखो V0 जो है इसको कहा जाता है इनिशियल वेलोसिटी, VM को कहा जाता है मैक्सिमम वेलोसिटी, Km जो है वो होता है अपना मिकलिस मेंटेन कांस्टेंट। अभी ऐसे समझ में तो आएगा नहीं, तो एक सैलो का एग्जांपल लेते हैं। सैलून पता ही होगा, पार्लर बोलते हैं आंटियां, पार्लर घूमने चलते हैं थोड़ा सा अपन, चलो सच में नहीं जा रहे, मजाक कर रहा हूँ, पार्लर में घूम के आते हैं। देखो एक पार्लर है, इसके अंदर 4 वर्कर है। 4 वर्कर जो है वो हर एक वर्कर जो है वो 1 घंटे में एक पर्सन की पूरी ग्रूमिंग वगैरह जो भी वो काम करवाना है वो करवा सकता है, 1 पर्सन पर आवर, ठीक है। अब मान लेते हैं कि 1 घंटे की अपन बात करते हैं, कोई भी 1 घंटा पिक कर लिया अपन ने। अब ऐसा तो नहीं होगा कि हर बार हर घंटे चारों का जो हमारे वर्कर्स होंगे वो बिजी होंगे, क्योंकि हर घंटे 4 कस्टमर हो इसकी गारंटी क्या है, कोई गारंटी नहीं है ना, कहीं भी नहीं होता ऐसा। तो अब देखो कोई भी 1 घंटा हमने पिक किया, 1 घंटा पूरा 60 मिनट की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे, कितने भी पर्सन हो सकते हैं उसमें हमको नहीं पता। अब ध्यान से सुनना, अगर 1 पर्सन है तो 1 वर्कर काम कर रहा होगा, 2 पर्सन है तो 2 वर्कर काम कर रहे होंगे, 3 पर्सन है तो 3 वर्कर काम कर रहे होंगे, और 4 पर्सन अगर आ गए मतलब 4 कस्टमर्स अगर आ गए तो आपके चारों वर्कर काम कर रहे होंगे। दिस इज द रिएक्शन बिटवीन V0 एंड Vmax।
V0 जो है जिसको हम लोग बोल रहे हैं इनिशियल वेलोसिटी, वो सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन के साथ साथ बढ़ती जाती है। अरे बात समझ में। लेकिन कब तक सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन के साथ साथ बढ़ सकती है ये? जब तक आप सारे वर्कर्स को इंगेज ना कर दो। और जब आपकी वेलोसिटी, जब सारे के सारे वर्कर मतलब सारे के सारे एंजाइम सब सैचुरेट हो गए सबस्ट्रेट से, तब आपके पास में क्या आ जाता है? मैक्सिमम वेलोसिटी आ जाती है। अब क्योंकि वर्कर की संख्या बराबर फिक्स्ड है, 4 ही वर्कर हो सकते हैं, तो इस वजह से, क्योंकि अब देखो ये मैक्सिमम वर्कर की संख्या है और ये मैक्सिमम पर्सन आ गए, 1 घंटे में 4 से ज्यादा पर्सन की कटिंग वटिंग कुछ भी नहीं हो सकती है, क्योंकि 4 ही वर्कर है और 1 घंटा पूरा लगाएंगे। इस केस में ये मैक्सिमम वेलोसिटी हो गई। अब क्योंकि वर्कर की संख्या फिक्स्ड है, इसका मतलब आपकी ये मैक्सिमम वेलोसिटी भी क्या हो गई? कांस्टेंट। और इसको बताने का तरीका होता है ETS, कंसंट्रेशन ऑफ ETS, मतलब E टोटल सबस्ट्रेट के साथ में क्या है? सैचुरेटेड है। आ रही बात समझ में? सैचुरेटेड विद सबस्ट्रेट। कहने का मतलब सीधी बात में सिर्फ इतना सा है कि इनिशियल वेलोसिटी आपको ये बताती है कि मिनिमम यूनिट टाइम में इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट डालने के बाद आपके एंजाइम ने कितने सबस्ट्रेट प्रोड्यूस किए। लेकिन जब आप सारे ही एंजाइम्स को सबस्ट्रेट के साथ सैचुरेट कर देते हो, ठीक है, तो उस केस में आपकी जो वेलोसिटी आती है उसको आप कहते हो मैक्सिमम वेलोसिटी, Vmax। और वही चीज अपन ने यहाँ पे लिख दी, V0 = Vms अपॉन Km + S। ठीक है, इसका डेरिवेशन नहीं कर रहे हैं हम आज, बट कभी करेंगे। अब इसको थोड़ा सा और डिटेल में समझ लेते हैं। ये हमारे पास में मिकलिस मेंटन इक्वेशन है। इसकी रेलेवेंस क्या है? तो मिकलिस मेंटन इक्वेशन बहुत फंडामेंटल इक्वेशन है आपको एंजाइम काइनेटिक्स को समझाने की, दैट हाउ एंजाइम एंड सबस्ट्रेट एक्चुअली बाइंड्स टुगेदर एंड दे परफॉर्म दी काइनेटिक्स। ठीक है, अब यहाँ पे इसका एक ग्राफ इंपॉर्टेंट होता है। जो भी मिकलिस मेंटन का ग्राफ होता है वो हाइपरबोला होता है अपना, जैसे आप देख ही सकते हो, नीचे बनाया मैंने। और इसको ग्राफ बनाने के लिए आप एक्स एक्सिस पे सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन लेते हो और यहाँ पे V0 लेते हो। एक और बात ध्यान रखना, V0 जो है ये आपका वेरिएबल होगा। अभी देखा ना अपन ने, 1 घंटे में 1 कस्टमर है तो 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, इस तरीके से। ये आपका कांस्टेंट होगा। ऑब्वियसली सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन भी वेरिएबल होगा, नंबर ऑफ कस्टमर्स ऊपर नीचे हो रहे थे। और Km भी हमेशा कांस्टेंट होगा। Km अभी मैंने समझाया नहीं है, कहूंगा मैं उसके ऊपर। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है Km। अब देखो ये हो गई, ये अपना वेरिएबल है तो ये एक्स एक्सिस पे आ गया, ये अपना वेरिएबल है, सॉरी वाई एक्सिस पे आ गया, और ये वेरिएबल है, ये एक्स एक्सिस पे आ गया। अब आपकी ये धीरे धीरे जैसे जैसे आप सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाते जा रहे हो, मतलब जैसे जैसे कस्टमर आते जा रहे हैं, ज्यादा वर्कर इंगेज होते जा रहे हैं। इंगेज होने के बाद एक पॉइंट ऐसा आएगा कि अब कितने भी वर्कर आप और बढ़ा दो, सॉरी क्या बोल रहा हूँ, कितने भी कस्टमर आप और ले आओ, लेकिन क्योंकि सारे ही वर्कर इंगेज है तो अब उनका काम नहीं हो पाएगा। मतलब सारे ही एंजाइम ऑलरेडी सैचुरेटेड है ना, तो नया सबस्ट्रेट डालने पे भी वो उसके साथ में क्या होगा? इंटरेक्ट नहीं कर पाएगा। सही है, तो ये पॉइंट हो गया Vmax। ये लिख दिया अपन ने यहाँ Vmax। Vmax का जो 50% होता है उस सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन को हम Km कहते हैं। ये पहली डेफिनेशन हुई Km की। सो Km इज द सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन वेयर आपकी जो मैक्सिमम वेलोसिटी है वो 50% रीच कर चुकी है। देखो यहाँ लिखा है सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन वेयर half of the maximum velocity is reached in the enzyme catalyzed reaction system। ध्यान रखना है, सारी बातें रिएक्शन सिस्टम की हो रही है ना, और assumptions बहुत सारे हैं इसके अंदर, आज नहीं डिस्कस कर पाएंगे, बहुत लंबा हो जाएगा लेक्चर। मेरी हिम्मत भी नहीं है गले में बिल्कुल। नाउ दूसरा एक पॉइंट होता है जिसको हम बोलते हैं डिसोसिएशन कांस्टेंट। डिसोसिएशन कांस्टेंट इसलिए बोलते हैं हम Km को, क्योंकि जब हम Km को डिराइव करते हैं तो K-1 K2, K-1 और K2 अगर तुमको याद आ रहा हो तो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स के डिसोसिएशन के लिए रिस्पॉन्सिबल था, और K1 जो रेट कांस्टेंट था वो इसके एसोसिएशन के लिए रिस्पॉन्सिबल था। तो डिसोसिएशन अपॉन एसोसिएशन, इसलिए हम इसको बोलते हैं कि ये डिसोसिएशन के बारे में बात करता है Km, कि कितनी जल्दी वो डिसोसिएट हो जाए। और उसके बाद में अब क्योंकि ये खुद डिसोसिएशन के बारे में बात कर रहा है, इसलिए एक तरीका और Km को होता है कि इट इज इनवर्स टू द एफिनिटी। देखो ना, डिसोसिएशन ऊपर आ रहा है, एसोसिएशन नीचे आ रहा है। एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स का एफिनिटी क्या करेगी? जितनी ज्यादा एफिनिटी होगी उतना जल्दी एसोसिएशन हो पाएगा, लेकिन वो Km के तो इनवर्स में आ रहा है, इसलिए Km जो है वो इनवर्स हो गया किससे? एफिनिटी से। तो एक रिलेशन हमेशा ध्यान रखना, ज्यादातर क्वेश्चन तो तुम्हारे इस एक दो स्टेटमेंट से बन जाएंगे। जितना ज्यादा Vmax होगा किसी चीज का, उतनी ज्यादा वो रेट बढ़ा सकता है। अब इमेजिन करो एक सेलो है जिसमें 4 वर्कर है, एक दूसरा सेलो है जिसमें 40 वर्कर है, कहाँ ज्यादा रेट होगी? ऑब्वियस बात है जहां पे 40 वर्कर है। क्यों? क्योंकि वो 1 घंटे में 40 कस्टमर को हटा सकते हैं एक बार, धर काम करके। लेकिन जब 4 वर्कर है उनको 10 घंटे लग जाएंगे 40 कस्टमर हटाने के लिए। आई बात समझ में? हटाने से मेरा मतलब काम करके देने के लिए। आई होप समझ में आया होगा ये पॉइंट। ठीक है, चलो दूसरा पॉइंट, Km जितना ज्यादा होगा उतनी एफिनिटी कम होगी, ध्यान रखना। और एफिनिटी जितनी कम होगी
उतना ज्यादा आपको सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन देना पड़ेगा एंजाइम की एक्टिविटी बढ़ाने के लिए। अब आज इस पॉइंट में नहीं जाएंगे, ये अलग कहानी है। और चलो आगे बढ़ते हैं। लिमिटेशंस क्या है? माइकलिस मेंटन इक्वेशन जो है वो सिर्फ उन्हीं एंजाइम्स पे लग सकती है जो एक एक्टिव साइट कंटेन करते हो, मतलब एक ही एक्टिव साइट हो, मतलब ऐसा एंजाइम है जिसकी एक एक्टिव साइट है तो माइकलिस मेंटन काम करेगी। लेकिन अगर सपोज ऐसा एंजाइम है जिसके अंदर कॉपरेटिविटी है, कॉपरेटिविटी का क्या मतलब होता है कि एक एक्टिव साइट है, ये दूसरी एक्टिव, ये तीसरी एक्टिव, ये चौथी एक्टिव। एक बार जहां पे इस पे सबस्ट्रेट हुआ तो इस पे सबस्ट्रेट और तेज, इस और तेज। हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन बाइंडिंग जो होती है वो कॉपरेटिव बाइंडिंग होती है, कभी और पढ़ाऊंगा उसके बारे में। तो कॉपरेटिव बाइंडिंग जिनके अंदर होती है ना, वहां पे आपका माइकलिस मेंटन काम नहीं करता है। तो दूसरी चीज, अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देता हूं। वीमैक्स जो है ना आपका, ये अनअचीवेबल है। ये क्या बोल रहे हो अब आप? अगर तुमने इस ग्राफ को ध्यान से देखा हो, यहाँ पे वेट अ मिनट, देखो अगर तुम इस ग्राफ को ध्यान से देख रहे हो तो मैंने इस ग्राफ को ऐसा नहीं बनाया। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा वो ऐसा सीधा बना देते हैं, ऐसा बनता ही नहीं ग्राफ, गलत है ये। इसका ग्राफ ऐसा बनता है। अब ये लाइन ऊपर चढ़ती जा रही, चढ़ती जा रही, चढ़ती जा रही, चढ़ती जा रही, कहां तक जाएगी दुनिया में किसी को भी नहीं पता है। तो माइकलिस मेंटेन का जो ये वीमैक्स वाला कॉन्सेप्ट है ना, ये गलत है। अब क्योंकि ये वाला कॉन्सेप्ट गलत है, क्योंकि केएम इसका हाफ है, तो बेसिकली हम हाफ लेते ही इसलिए हैं कि हम कोशिश करते कि यार थोड़ा बहुत बढ़ेगा तो उसका हाफ इतना बदलाव नहीं करेगा। अब जैसे मान लो ये 100 पे है, अभी 101 पे चला गया है, तो ये 50 से 51 पे जाएगा, ये तो 50.5 पे जाएगा ना। तो हम एरर हाफ करने के लिए हाफ पे वीमैक्स को लेके और केएम डिसाइड करते हैं। हरी बात समझ में? तो वीमैक्स जो है ना वो अनअचीवेबल है। क्यों? क्योंकि एक्चुअल रिएक्शन सिस्टम में एंजाइम के नंबर कांस्टेंट नहीं है। आपके सेल में कितने एंजाइम है ये आप कैलकुलेट कर सकते हो, बट वो कांस्टेंट नहीं है। कोई एंजाइम खत्म हो रहा है, कोई नया बन रहा है, फिर खत्म हो रहा है, कोई नया बन रहा है। इट्स अ फ्लक्चुएशन। गेटिंग इट? दैट इज द पॉइंट। नाउ इसीलिए कोई एब्सोल्यूट कैलकुलेशन आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलती है। इसका सोल्यूशन ये है, अब ऑब्वियसली इसका डायरेक्ट सोल्यूशन तो कभी भी नहीं हो सकता बट फिर भी हम ये कोशिश करते हैं कि डबल रेसिप्रोकल ग्राफ, जिसको हम लाइन वीवर बर्ग प्लॉट बोलते हैं, उसके थ्रू हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब एक वर्ड और होता है जिसको हम बोलते हैं के कैट। ये भी कांस्टेंट है आपका के कैट, और के कैट कांस्टेंट इसलिए है क्योंकि ये Vmax अपॉन ET से निकाला जाता है। के कैट इज इक्वल टू VM अपॉन ET। और अब Vmax भी कांस्टेंट है, टोटल नंबर ऑफ एंजाइम भी कांस्टेंट, तो इस वजह से टोटल नंबर ऑफ एंजाइम पे तो Vmax डिपेंडेंट है, दोनों कांस्टेंट है, इसलिए ये भी क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है। इसको बोला जाता है टर्नओवर नंबर। टर्नओवर नंबर का सिंपल मतलब ये है कि कितनी जल्दी ये किसी सबस्ट्रेट को पकड़ के प्रोडक्ट में बदल के दूसरे सबस्ट्रेट को पकड़ लेता है, इसको बोला जाता है टर्नओवर नंबर। जैसे एक सेकंड में मान लो एक एंजाइम ने 5 प्रोडक्ट बना दिए, मतलब उसने 5 सबस्ट्रेट को पकड़ के छोड़ दिया। वहीं दूसरा एक एंजाइम है जिसने एक सेकंड में 50 सबस्ट्रेट पकड़ के 50 प्रोडक्ट बना के छोड़ दिए। तो टर्नओवर नंबर मतलब के कैट किसका ज्यादा हुआ? ऑब्वियसली दूसरे वाले एग्जाम्पल का, जहां पे 50 प्रोडक्ट बने। ठीक है, नाउ यहाँ पे एक रिलेशन हो रहा था जिसको हम बोलते हैं VM इज इक्वल टू K2 मल्टीप्लाइड बाय ET। ये वही कहानी है कि मैक्सिमम वेलोसिटी कब आएगी? जब आपके टोटल एंजाइम्स जो हैं वो सबस्ट्रेट के साथ सैचुरेट हो जाए और K2 पे फॉलो करे। ठीक है, और ये जो K2 है ना, यही आपका के कैट कहलाता है। फिर एक वर्ड होता है, अच्छा एक चीज मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, कैटालेस जो होता है ये सबसे फास्ट एंजाइम होता है। तो टर्नओवर नंबर बेसिकली आपको स्पीड ऑफ एन एंजाइम बताता है, हाउ स्पीडी द एंजाइम इज। जितना ज्यादा टर्नओवर नंबर होगा उतना ज्यादा उसकी क्या होगी, स्पीड होगी। दूसरा होता है कार्बोनिक एनहाइड्रेस, नाम सुना होगा तुमने इसका, कार्बोनिक एनहाइड्रेस एक वर्ड और होता है जिसको हम बोलते हैं KS, जो होता है कैटालिटिक एफिशिएंसी, और ये आपको बेसिकली एफिशिएंट, हाउ एफिशिएंट एन एंजाइम इज, इसको बताता है, हाउ एफिशिएंट एन एंजाइम इज। और ये होता है आपका के कैट अपॉन KM। तो के कैट जितना ज्यादा होगा, टर्नओवर नंबर जितना ज्यादा होगा, और KM जितना कम होगा उतना ज्यादा अच्छा है, क्योंकि KM क्या है, इनवर्स टू एफिनिटी है ना। तो KM जितना कम हो और के कैट जितना ज्यादा हो उतना बढ़िया, तो बहुत फास्ट और बहुत ज्यादा एफिनिटी वाला एंजाइम। चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ वी मूव ऑन टू द एंजाइम इनहिबिशन। 3 तरह के रिवर्सिबल इनहिबिशन पे बात करेंगे हम लोग। इरिवर्सिबल इनहिबिशन हम नहीं पढ़ रहे हैं आज, खैर इरिवर्सिबल इंपॉर्टेंट है, उसमें तुम 1-2 चीजें पढ़ सकते हो चाहो तो। एक तो सुसाइडल सबस्ट्रेट्स के बारे में पढ़ लेना, जो ट्रोजन हॉर्सेस वगैरह इनके बारे में बात की जाती है, वो एक इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर 3 तरह के जो रिवर्सिबल एंजाइम इनहिबिशंस होते हैं वो होता है अपने पास में कॉम्पिटिटिव, नॉन कॉम्पिटिटिव एंड अनकॉम्पिटिटिव। कॉम्पिटिटिव, नॉन कॉम्पिटिटिव, अनकॉम्पिटिटिव में जो मेजर डिफरेंस है वो इनहिबिटर की बाइंडिंग से है। कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में there is a competition between the substrate and the inhibitor for the active site of an enzyme. So भैया एक्टिव साइट पे कंपटीशन चल रहा है कि सबस्ट्रेट बाइंड करेगा या इनहिबिटर बाइंड करेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे देख लो मैंने लिखा हुआ है इनहिबिटर हैव द सिमिलर प्रॉपर्टीज, स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टीज बेसिकली
एज द सबस्ट्रेट एंड competes फॉर एक्टिव साइट। तो इनहिबिटर क्या कर रहा है, सबस्ट्रेट के साथ में compete कर रहा है एक्टिव साइट पे बाइंड करने के लिए, इसीलिए इसका नाम हो जाता है कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में क्या होता है, आपके पास में एक अलग साइट आती है जिसको कहा जाता है एलोस्टेरिक साइट, और ये क्या होती है, ये अलग साइट होती है जो एक्टिव साइट नहीं होती है। तो इनहिबिटर अपना एलोस्टेरिक साइट पे बाइंड करता है और सबस्ट्रेट अपना एक्टिव साइट पे बाइंड करता है, जिससे होता क्या है, भले सबस्ट्रेट बाइंड तो कर जाए एक्टिव साइट पे बट प्रोडक्ट नहीं बनता, क्योंकि वो उसके अंदर कुछ गड़बड़ कर देता है। गड़बड़ डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, कॉमन जो थोड़ी बहुत बातें वो बता दूंगा। अनकॉम्पिटिटिव की अगर बात करें तो इनहिबिटर जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स को अटैक करता है, और उसके बाद वो एंजाइम और सबस्ट्रेट की एफिनिटी को इतना बढ़ा देता है कि एंजाइम का टर्नओवर बहुत कम हो जाता है और वो प्रोडक्ट बना के भी उसको छोड़ ही नहीं पाता है। तुम ऐसे समझो, मैंने क्या बताया था अभी पहले कि ये सबस्ट्रेट है, ये एंजाइम इससे बाइंड हुआ, ये बाइंड होने के बाद इसके अंदर इसने कॉन्फर्मेशन चेंज करे और ये प्रोडक्ट बन के बाहर निकल गया। तो ये बेसिक रिएक्शन चल रही है, लेकिन मान लो ये इसको छोड़े ही ना, इतना प्यार हो जाए इसको इससे कि ये छोड़े ही ना इसको, तो ये रिएक्शन अच्छी थोड़ी है, क्योंकि ये छोड़ ही नहीं रहा है इसको, तो इसको छोड़ना पड़ेगा ना, और छोड़ ही नहीं रहा है, तो छोड़ नहीं रहा है तो हम क्या बोलेंगे कि ये तो इनहिबिटेड हो गया, क्योंकि कोई प्रोडक्ट बाहर आ ही नहीं रहा है। आ रही बात समझ में? दैट इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो यही कुछ आपका अनकॉम्पिटिटिव में करता है। अगर हम रिएक्शंस की बात करें तीनों की, तो ये तीनों की रिएक्शन है। कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन की अगर अपन बात करते हैं तो कॉम्पिटिटिव रिएक्शन में एंजाइम सबस्ट्रेट, ये केएम यहाँ पे काम कर रहा है, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाया, केकेट अपना K2 याद होगा ना, K2 यहाँ पे काम कर रहा है, और डिसोसिएशन कांस्टेंट याद है K-1 से मैंने बताया था, प्लस K2/K1 ये बताया था मैंने केएम के लिए। तो K1 इधर काम कर, सॉरी केएम इधर काम करता है यूजुअली, और केकेट ऊपर काम कर रहा है। तो अभी इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, तुम बेसिक रिएक्शन समझो कि एंजाइम खाली होगा तो इनहिबिटर इस पे अटैक कर सकता है। लेट मी चेंज द कलर वन। हाँ, अगर एंजाइम फ्री है अपना तो इनहिबिटर इस पे अटैक कर सकता है, क्योंकि एक्टिव साइट के लिए कंपीट करेंगे। अगर सबस्ट्रेट से बाइंड कर दिया तो नॉर्मल रिएक्शन चलेगी, इनहिबिटर से बाइंड कर गया तो यहाँ इनहिबिट हो जाएगा। ये इसका एक एग्जांपल तुम मेलोनेट याद रख सकते हो, जो सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज पे काम करता है, और भी बहुत सारे अलग अलग कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स होते हैं, है ना, बहुत सारे ड्रग्स होते हैं जो कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स की तरह एक्ट करते हैं। फिर एंजाइम सबस्ट्रेट यहाँ पे बाइंड हुआ, आपका ये एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन गया। मैंने अनकॉम्पिटिटिव में बताया था ना, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स पे बाइंड करेगा अपना इनहिबिटर, तो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स पे बाइंड करके इसने एंजाइम सबस्ट्रेट इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स बना लिया और यहाँ पे इसको इनहिबिट कर दिया। अगर आपका इनहिबिटर नहीं है तो ये नॉर्मल प्रोडक्ट बना के हट जाएगा। फिर नॉन कॉम्पिटिटिव में दो होते हैं, एक प्योर नॉन कॉम्पिटिटिव और मिक्स्ड नॉन कॉम्पिटिटिव। आज हम डिटेल में नहीं जा रहे हैं क्योंकि बहुत ज्यादा स्पेसिफिक लेक्चर रखना है मुझे। तो अब यहाँ पे देखो, एलोस्टेरिक साइट होगी तो ये एंजाइम सबस्ट्रेट अगर पहले बाइंड कर जाते हैं तो ये एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना लिया। अब इनहिबिटर तो क्योंकि दूसरी जगह पे बाइंड करेगा, तो एलोस्टेरिक साइट पे तो एंजाइम सबस्ट्रेट इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स पे भी बाइंड कर सकता है ये, और एंजाइम फ्री पे भी बाइंड कर सकता है। अगर ये एंजाइम फ्री पे बाइंड करेगा तो पहले एंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स बनेगा, और उसके बाद सबस्ट्रेट की साइड अभी फ्री है, ध्यान रखना, एक्टिव साइट फ्री है, तो एक्टिव साइट फ्री होने के बाद भी एंजाइम सबस्ट्रेट इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स पाके ये सब चीजें रुक जाएगी, नहीं तो नॉर्मल रिएक्शन में वापस प्रोडक्ट बन जाएगा। तो मिक्स्ड में और इसमें सिर्फ अंतर थोड़ा सा ही है, यहाँ पे हम अल्फा के साथ में कुछ काम करते हैं, मैं आज नहीं बता रहा हूँ इसको क्योंकि ये बहुत डिटेल हो जाएगा। एक दो चीजें मैं तुमको यहाँ पे और समझाना चाहता हूँ इससे रिलेटेड। ये एक स्लाइड और इंपॉर्टेंट हो जाती है हमारे पास में, जिसमें अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे एंजाइम इनहिबिशन के प्लॉट्स देख लो एक बार। जो कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन होता है इसके अंदर क्या होता है, आपका Vmax जो होता है वो अनचेंज्ड होता है, Vmax अनचेंज्ड होता है, लेकिन Km जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है। ऐसा क्यों होता है, देखो Vmax अनचेंज्ड क्योंकि टोटल नंबर ऑफ एंजाइम में कोई बदलाव नहीं है ना, लेकिन Km इंक्रीज क्यों हो जा रहा है, क्योंकि आपका कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में क्या हो रहा है, सबस्ट्रेट की एफिनिटी जो है वो कम हो जा रही है। अब अगर सबस्ट्रेट की एफिनिटी कम हो जाएगी, क्योंकि इनहिबिटर आके बाइंड कर गया ना एक्टिव साइट पे, तो सबस्ट्रेट की एफिनिटी कम कर दी उसने, and as the substrate affinity goes decrease, the Km value will increase, and that's why we are saying Km increase। इसका ग्राफ कैसे बनेगा, यहाँ पे देखो, ये नॉर्मल ग्राफ है अपना, और ये वाला जो है ये इनहिबिटर का ग्राफ है। तो Vmax तो सेम है, लेकिन Km अगर तुम ध्यान से देखोगे तो क्या हुआ है, इंक्रीज हो गया है, दिख रहा है ये पॉइंट्स, तो Km इंक्रीज। नॉन कॉम्पिटिटिव में बात करें, जहां पे हम एलोस्टेरिक साइट के बारे में बात करते हैं, उसके केस में क्या होगा, Vmax तो डिक्रीज करेगा लेकिन Km रिमेन अनचेंज्ड, Km रिमेन अनचेंज्ड। फिर से वो बात कर लेते हैं, तो देखो यहाँ पे ये Vmax नॉर्मल वाला है, ये Vmax यहाँ पे गिर गया, बट Km अगर तुम ध्यान से देखोगे तो इसी जगह पे। यहाँ पे क्या हो रहा है, बेसिकली आपका एंजाइम और सबस्ट्रेट की एफिनिटी पे कोई बदलाव नहीं आ रहा है, तो Km पे कोई बदलाव नहीं। क्यों, क्योंकि एक्टिव साइट से कोई लेना देना नहीं इनहिबिटर को, वो तो एलोस्टेरिक साइट पे आके बाइंड कर रहा है, तो इस केस में आपका इसके ऊपर कोई बदलाव नहीं होता है। लेकिन जिस एंजाइम पे आपका इनहिबिटर एलोस्टेरिक साइट पे बाइंड कर जाता है, वो प्रोडक्ट बनाना छोड़ देता है, और क्योंकि वो प्रोडक्ट बनाना छोड़ देता है तो आपका Vmax क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है ना। और लास्टली अगर हम बात करें आपकी अनकॉम्पिटिटिव में दोनों Vmax और Km दोनों डिक्रीज होते हैं, और उसका कारण ये होता है कि एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स पे अटैक किया जाता है। उस केस में एफिनिटी
प्रोडक्ट फॉर्मेशन, टोटल नंबर ऑफ एंजाइम, तीनों बदल जाते हैं। और इस केस में हम बोलते हैं कि Vmax भी गिर जाएगा और Km भी गिर जाएगा। Km गिरेगा तो एफिनिटी बढ़ेगी, मैंने अभी बताया था ना कि वो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स के बाद इनहिबिटर बाइंड करके उसको छोड़ने ही नहीं देता है, तो वो भी हो गया। और वो एंजाइम जिसपे इनहिबिटर अटैक करा हुआ है वो अब छोड़ नहीं रहा है सबस्ट्रेट को, नया सबस्ट्रेट आ ही नहीं पा रहा है, टर्नओवर बिल्कुल कम हो गया है। और इस केस में आपका ये जो अरेंजमेंट बन गया एकदम कॉम्प्लेक्स जोड़ के एकदम, इससे क्या हुआ आपका Vmax भी गिरा। क्यों? क्योंकि वो एंजाइम काम ही नहीं कर रहा है। हमारे पास टोटल मैक्सिमम वेलोसिटी कम होगी। एंड दैट्स हाउ यू आर एक्चुअली डिफरेंट प्लॉट्स। ये मैंने यहाँ पे सिर्फ मिकलिस मेंटन प्लॉट्स लिए। लाइन वीवर ब्लड प्लॉट भी होते हैं, हेंस प्लॉट भी होते हैं, वुल्फ ऑगस्टीन भी होता है, एडी स्केचर्ड भी होता है ना। देयर आर डिफरेंट प्लॉट्स। मेरे को तो कुछ ज्यादा नहीं आता है, बट अगर समय मिलेगा धीरे धीरे यूट्यूब पे तो अपन इस सारी चीजों को भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। आज के लेक्चर में इतना ही है। बेसिक्स ऑफ एंजाइमोलॉजी मैंने तुम्हारा पूरा कवर कर दिया है। एंड आई एम प्रीटी मच श्योर कि अगर तुम इस लेक्चर को बहुत ढंग से एक एक पॉइंट को ध्यान से पकड़ के चलते हो, 80% ऑफ एंजाइमोलॉजी क्वेश्चंस यू कैन इजीली हैंडल, माय गारंटी। मतलब मेरे पिछले 5 सालों के एक्सपीरियंस पे बोल रहा हूँ, और डीबीटी जेआरएफ वगैरह क्लियर करा उसके बेसिस पे बोल रहा हूँ कि बहुत आसानी से निकल जाएगा। तो विद दैट नोट आज की कहानी यहीं खत्म करते हैं। आई एम वेरी मच थैंकफुल टू योर सपोर्ट, आपने इतना सपोर्ट किया उसके लिए। एंड आज मैं स्लाइड लगाना भूल गया हूँ तो ऐसे ही लिख देता हूँ, थैंक यू एंड सी यू क्या टुमारो। ठीक है, अच्छा कमेंट्स वगैरह करो, अगर कोई डाउट वगैरह आता है तो टेस्ट पता ही है टेलीग्राम पे। सो विल सी यू टुमारो, टेक केयर एंड मजे से पढ़ाई करो। ठीक है, चलो भैया।